नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है ईपीएफओ में जो ईओ, एओ और एपीएफसी का पेपर हुआ था 2012 का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है। तो देखिए, 2021 का पेपर डिस्कस किया, 2017 का, 2015 का, 2012 का भी कंप्लीट हो गया है। तो अब एक साल का पेपर बचा है 2004 का, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इस जो है जीमेल पे जरूर भेज दीजिए, gkfs25@gmail.com पे। तो देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट है, तो 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इसमें सूची 1 और सूची सेकंड है, जिसमें कि आयोग और अध्यक्ष का मिलान करना है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक, थोड़ा सा हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द्वितीय द्वितीय जो है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष जो है तो एम वीरप्पा मोइली को माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो एम वीरप्पा मोइली इसके होंगे। तो ए का यहाँ पर होगा 4, तो ए का 4 जो है यहाँ पर आपको सी और ए में देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए, द्वितीय केंद्र राज्य संबंध आयोग, तो इसके हैं जो मदन मोहन पुंछी, तो यानी कि पुंछी जो कमीशंस हैं न्यायमूर्ति, यहाँ पर मदन मोहन पुंछी। तो देखिए, यहाँ पर बी का 3 हो जाएगा। तो देखिए, बी का 3 जैसे ही आएंगे तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लीजिए, 13वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसके हैं विजय केलकर। तो विजय केलकर जो है आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर ही दिए थे। तो 13वां वित्त आयोग यानी कि सी का यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा। और संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसके थे क्या, न्यायमूर्ति एम ए वेंकटचर्या। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो थे कौन, तो वाई रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हैं जो कि एनके सिंह हैं, नंद किशोर सिंह। और फाइनेंस कमीशन का जिक्र अनुच्छेद 280 में किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्त, उसके बाद सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास में कौन सी समानता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास सभी जो है लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष थे, तो एक करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हमारी संसद में काम रोको प्रस्ताव, तो देखिए, काम रोको प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है। तो देखिए, अत्यावश्यक लोक महत्व के निश्चित विषय पर परिचर्चा होने देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कि जो अति आवश्यक जो लोक महत्व के निश्चित विषय पर परिचर्चा होने दिया जाएगा, तो काम रोको प्रस्ताव का इसमें जो है एक प्रयोजन था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, परिसीमन जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनर्स्थापन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा गलत। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना यहाँ पर आपको होता है। तो देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है आपको करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर होगा केवल दूसरा, यानी कि डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को समझाते हैं, जो पुरातत्वीय अध्ययन होते हैं किस सिद्धांत को समझाते हैं, कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है कि आदि मानव का विकास पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में हुआ। पुरातात्विक अध्ययन व शोध से यह तथ्य जो है प्रमाणित हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी। और देखिए, यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चन है कि भारत से परे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, भारत से परे जो दक्षिण पूर्व एशिया है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है, उसमें बौद्ध मत को प्रचार करने के लिए सांस्कृतिक प्रसार जो है, ये देखिए यहाँ पर टर्म दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, सांस्कृतिक प्रसार। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब का है, तो 1948 1948 का है। तो का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। तो देखिए जो असंगठित मजदूर होते हैं यानी कि रेहड़ी पटरी वाले, उनके लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट का उद्देश्य जो है असंगठित क्षेत्र में लगे लोगों को, कामगारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर, यानी कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए होता है। और पीएम स्वनिधि योजना भी इसी के लिए जो है लॉन्च किया गया था। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ये होगा सही। तो देखिए क्वेश्चन है कि सामान्य कीमत और बाजार कीमत के बीच, यानी कि सामान्य कीमत और बाजार कीमत के बीच के संबंध को कौन सा दर्शाता है। तो देखिए बाजार कीमत की प्रवृत्ति सामान्य कीमत के बराबर होने की है, तो ये जो है व्यक्त करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन आपको ढूंढना है। तो देखिए सही पूछ रहा है या गलत, ये जरूर क्वेश्चन में पढ़ना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि विरासत वह है जो वंशागत है या हो सकती है, बिल्कुल सही है। उसके देखिए विरासत समुचित कब्जों में होने वाली कोई प्रदत्त या प्राप्त चीज़ है। तो जी हाँ, जो विरासत जो पुरखों से मिलती है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, जो वंशागत है या फिर हो भी सकती है। और विरासत समुचित कब्जों में होने वाली कोई प्रदत्त या प्राप्त चीज़ है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बैंक बीमा पूछा जा रहा है कि बैंक बीमा है क्या। तो देखिए बैंक बीमा जो है सम्मिश्री वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद जो है प्रदान करती है, तो ये बैंक बीमा जो है कहलाती है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको कैसे कंट्रोल की जाती है। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी होती है, जो कि आरबीआई जो है यहाँ पर, इसके आरबीआई के गवर्नर हेड होते हैं। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है होती है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपको लोक व्यय में कमी कर दिया जाता है, जो व्यय है उसको कम करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा सही। उसका देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने विस्तृत सर्वेक्षण किए हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने विस्तृत सर्वेक्षण किया है। और यह सर्वेक्षण जो है स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, जीव जंतु, तर्कसंगत इतिहास और फसल प्रतिरूप को जानने का प्रयास किया गया था। तो इसमें से दोनों कथन बिल्कुल सही, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, और पूछा गया है सही स्टेटमेंट ही इसमें। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 16वीं सदी के मुगल और ऑटोमन। तो देखिए ऑटोमन जो रीजन था वो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूरोप, टर्की ये सब का क्षेत्र था। तो ऑटोमन जो है उस समय बहुत ही भयानक था, यानी कि 16वीं सदी के मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है बारूद वाले हथियारों और बड़े पैमाने पर अधिकारी तंत्र के उपयोग से इन दोनों साम्राज्यों ने विस्तार किया। तो देखिए सबसे पहले बाबर ने यहाँ पर आर्टिलरी गन का प्रयोग किया था। तो इस तरह से दोनों ने, यानी कि बारूद वाले हथियार का उपयोग किया ऑटोमन और मुगल साम्राज्य ने, और इससे ही दोनों ने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्येष्ठाधिकार का नियम शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए ज्येष्ठाधिकार का यहाँ पर सही अर्थ होगा वंशात रूप से अपने पिता की संपत्ति जो है प्राप्त करने वाला ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि ज्येष्ठ पुत्र यानी कि ज्येष्ठाधिकारी जो सबसे बड़े होते हैं वो अपने जो है वंशात से अपने पिता की जो है संपत्ति प्राप्त करता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि के इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है सबसे अधिक उपयोगी होगा। तो देखिए मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्ति जो है यहाँ पर सबसे जो है कारगर सिद्ध होगा। तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मुगल दरबारों के दस्तावेज और इतिवृत्ति। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले एक को देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट 1919 का था, 1919 का था। खेड़ा जो है आंदोलन आपको ध्यान रखना है कि 1918 का था। खेड़ा और अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक है वो आपको ध्यान रखना है। तो खेड़ा जो है 22 मार्च का था, 22 मार्च को
यहाँ पर 1918 का था खेड़ा। चंपारण था 1917 का जो कि बिहार से संबंधित था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ये आपको ध्यान रखना है, ये फरवरी मार्च में था 1918 गुजरात में। तो देखिए सबसे पहले 1917 का यहाँ पर आता है चंपारण। तो 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू यहाँ पर ए और सी है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर चंपारण 3 होगा, उसके बाद होगा 4th अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि फरवरी और मार्च में शुरू हुआ गुजरात में। तो गुजरात में तो देखिए 3, 4, उसके बाद हुआ खेड़ा 1918 में जो कि 22 मार्च के दिन, और उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में। तो यहाँ चारों पर आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर ये होगा सही। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है विकास में आधारित संरचनागत अवरोध कहा जा सकता है। तो इसको जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भूमि अधिग्रहण में देरी। भूमि अधिग्रहण में देरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह कहा जाता है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए विदेशी अंतर्प्रवाह के निष्फलीकरण का यहाँ क्या अर्थ हो सकता है। तो देखिए वांछनीय विनिमय दर को बनाए रखने के लिए तुल स्थानीय मुद्रा का आहरण करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। तो देखिए यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर नाबार्ड, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका गठन जो है आपको ध्यान रखना है 1982 में किया गया था। 1982 में शिवरमन समिति के अनुशंसा के आधार पे, शिवरमन समिति ध्यान रखना है कि शिवरमन समिति के अनुशंसा के आधार पे 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना जो है किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो मुंबई में स्थित है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वित्तीय योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने की जो है यहाँ पर इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसे में आवासीय सुविधा की कानूनी व्यवस्था है। तो देखिए आवासीय व्यवस्था यहाँ पर बागान श्रम अधिनियम जो है 1951 का है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। और देखिए इसमें से सभी जो है एक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी, यहाँ पर आपको फैक्ट्री एक्ट है, ये फैक्ट्री एक्ट है 1948 का। और देखिए कंपनी एक्ट 2013 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खाद्य अधिनियम 1952 का है, और बागान श्रम अधिनियम 1951 का है। तो 1951 का जो बागान श्रम अधिनियम है उसमें आवासीय सुविधा की कानूनी व्यवस्था की गई है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मानव विकास के बारे में कथनों पर विचार करके सही कथन इसमें बताना है। तो देखिए एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं की सहभागिता से कौशलों को समाज में काम में लाया जा सकता है। तो देखिए लाया जा सकता है बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद व्यवस्था के आंतरिक अंतरालों को भरने के लिए पुनरावलोकन और अंतर्राष्ट्रीय जो है अनुभव सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो बिल्कुल है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर डी होगा, 1 और 2 दोनों सही। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी समृद्धि के मुख्य कारण है। तो देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय को यहाँ पर धीमी समृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें है पूंजी निर्माण की उच्च दर, वित्तीय घाटे का उच्च स्तर और उच्च जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों कारण जो है हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि आरबीआई एक विस्तारवादी बाजार शकिया नीति को अपनाता है तो इसका मतलब क्या होगा। तो गैर सरकारी धारकों से प्रतिभूतियों को खरीद लेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी कृषि को अधिक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की सिफारिश नहीं थी। तो देखिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की जो यहाँ पर सिफारिश थी उसमें था हर समाज का भूमि के संपूर्ण एकत्रीकरण के लिए सुनिश्चित कार्यक्रम होना चाहिए, राज्य सरकारों को विद्यमान संस्थाओं के पुनर्जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए, समाज की सारी भूमि पर संयुक्त कृषि को ही व्यवहार में लाया जाना चाहिए, जबकि केवल नई भूमि को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ये नहीं था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी, क्योंकि अनुशंसा नहीं पूछा जा रहा है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है। तो देखिए संरचनात्मक जो योजना है वो आपको यहाँ पर विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना ये निर्दिष्ट करती है। तो ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 राज्य जिनका मानव विकास सूचकांक चीन से अधिक है वो कौन से हैं। तो देखिए चीन से अधिक जो है देखिए उस समय था, तो आपको ध्यान रखना है। तो करंट का क्वेश्चन था, तो अभी भी आपको इसमें जो है करंट से जोड़कर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए केरल, पंजाब और महाराष्ट्र का जो है मानव विकास सूचकांक जो है चीन से अधिक था। तो ये आपको बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। तो देखिए राज्यों के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के समक्ष रखवाएगा। तो देखिए राज्य के लिए अलग होता है, तो ये आपको यहाँ पर एक पहला स्टेटमेंट गलत होगा। उसका देखिए इसका जिक्र जो है 148 आर्टिकल में किया गया है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखना है। उसका देखिए स्टेटमेंट सेकंड है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। और उसे केवल उन्हीं आधारों पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों और रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसका देखिए संघ के राज्य और राज्यों के लेखाओं को कैसे प्रारूप में रखा जाएगा, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक विहित करता है, ये भी सही है। और इसके जो आपको कार्यकाल होते हैं CAG का, वो 6 और 65 वर्ष होता है। 6 और 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जिनमें से 65 वर्ष उम्र होता है और 6 वर्ष कार्यकाल होता है। तो इनमें से जो पहले आ जाता है उसमें जो है वो यानी कि रिटायर हो जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि पहला स्टेटमेंट गलत था, तो केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाने वाले जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए विशेषता नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें व्यापार संचालनों, शुल्कों और प्रशुल्कों के लिए SEZ क्षेत्रों को विदेशी राज्य क्षेत्र की तरह माना जाएगा, बिल्कुल सही है। आयात निर्यात ताजी माल कार्यों का सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा कोई नियमित परीक्षा नहीं की जाएगी, ये भी सही है। क्षेत्र जोन में आयात के लिए कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन विदेशी कामगारों को बिना वीज़ा निबंधनों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वीज़ा लगेगा ही। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, नहीं पूछा जा रहा था। और देखिए क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित किया जाए, जिसमें कि आपको यहाँ पर अध्यक्ष और मुद्रा जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो DM धर्माधिकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन है। तो एयर इंडिया जो है, इंडियन एयरलाइंस विलय के लिए ये आपको है। उसका देखिए अनिल काकोड़कर, तो अनिल काकोड़कर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेल उच्च स्तरीय संरक्षा पुनरीक्षण समिति, BN श्री कृष्णा जो है आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग, और आदि गोदरेज जो है आपको ध्यान रखना है तो राष्ट्रीय निगम शासन जो है नीति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन, तो नेशनल रूरल जो है यहाँ पर आपको लाइवलीहुड मिशन NRLM, तो ये आपको ध्यान रखना है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ग्रामीण निर्धनों के जीविका विकल्पों को कैसे सुधारने का प्रयास करेगा। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए निर्माण उद्योग और कृषि व्यापार केंद्रों को बृहत संस्था में स्थापित करना, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है को मजबूत कर और कौशल विकास प्रदान कर, ये भी सही है। उसका तीसरा है किसानों को बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट और लघु सिंचाई उपकरणों को निःशुल्क पूर्ति करके जो है ये आपको जो है जीविका को सुधारने का प्रयास कर सकती है। तो आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो दोस्तों 2000 यहाँ पर 12 का पेपर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सारे को देखना है अच्छे से, अपने तैयारी को मजबूत करना है। और भी देखिए सीरीज स्टार्ट की जाएगी, 2004 का पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।